welcome to Chemistry Point. Today we are going to discuss about NMR spectroscopy. BSc फाइनल ईयर के स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ में चैप्टर में हमने अभी तक IR, UV, विजिबल इन सब के बारे में, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा है. ठीक है, तो इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जानना चाहें तो. आज का हमारा टॉपिक जो है वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, NMR का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही NMR में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जैसे आप एटम का स्ट्रक्चर जानते होंगे, जैसे हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है. एटम में जो बीच में आपके न्यूक्लियस रहता है, लाइक सोलर सिस्टम. ओके, इसमें आपके रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो 3 मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं. इसके अलावा बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, बट वी आर हियर कंसर्न्ड अबाउट द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिसमें से प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होता है. इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल, इसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव. ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल हमें मानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर कन्फाइंड इन ए स्मॉल स्पेस इन द न्यूक्लियस. एटम का जो पूरा स्पेस है उसमें बहुत ही छोटे स्पेस में सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में चूँकि प्रोटॉन है, सो व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस? इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है. अब जैसे कि आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़े हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, बट ये अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते हैं. ठीक है, इनकी जो एक्सिस है, जैसे आपने लट्टू देखा होगा टॉप, ओके, यू हैव सीन दैट. तो यहाँ पर जैसे लट्टू घूमता है उसी प्रकार से ये भी अपने एक्सिस में, अपनी ही जगह पर अपनी एक्सिस में रोटेट करता है. कौन? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन्स भी करते हैं अंदर, बट एज इट इज़ द न्यूक्लियस भी करता है. तो अब चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और हमें पता है मैक्सवेल रूल के हिसाब से व्हेन अ चार्ज बॉडी रोटेट्स इट प्रोड्यूस सर्कुलर करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सर्कुलर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जो है यहाँ से यहाँ जैसे रोटेट कर रहा है तो ये यहाँ पर एक सर्कुलर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड डेवलप हो जाएगी. और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फील्ड होती है वहाँ उससे कंपनी होते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये एक बार मैग्नेट के रूप में, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा. बार मैग्नेट आप जानते हैं, ठीक है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. तो उसी प्रकार से जो आपका न्यूक्लियस है, इसको अगर हम पॉइंट चार्ज माने तो ये हम मान सकते हैं लाइन चार्ज कि ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, अब अगर हम इस मैग्नेट को यानी न्यूक्लियस को, जो कि एक बार मैग्नेट है मान लीजिए, उसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें. ठीक है, अगर हम एक एक्सटर्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसमें अगर हम इसको रखें तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस हैं वो अलाइन हो जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल अट्रैक्ट होके ये साउथ इधर और नॉर्थ इधर, ऐसे ये अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, तो ये जितने भी न्यूक्लियस होंगे यहाँ पर सब अलाइन हो जाएंगे लाइन से. ओके, और ये नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं. ठीक है, नाउ अब तीसरी चीज़, अगर हम इसमें से एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि अभी तक शुरुआत में जब हमने एक्सटर्नल फील्ड जनरेट नहीं की थी, तो जो ये स्पिन, इसका स्पिन क्वांटम नंबर है s, तो स्पिन क्वांटम नंबर डीजेनरेट है. डीजेनरेट मतलब इसमें जितने भी प्रोटॉन हैं सबका स्पिन क्वांटम नंबर से, जितने भी न्यूक्लियाई हैं इसमें सबका स्पिन क्वांटम नंबर सेम है. इसको हम कहते हैं डीजेनरेट.
ठीक है, डीजेनरेट थे। अब चूंकि हमने जैसे ही ये फील्ड अप्लाई किया तो ये डीजेनरेसी ख़त्म हो गई। ठीक है, डीजेनरेसी ख़त्म हो गई का मतलब कि ये दो प्रकार के स्पिन स्टेट यहाँ पर बन गए। एक जो ग्राउंड स्टेट हम जिसको कहते हैं, ठीक है, और ये एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो बन गई डेल्टा ई। अब चूँकि सभी यहाँ पर मान लीजिए अभी यहाँ पर दोनों आपके ग्राउंड स्टेट पे हैं, ठीक है, सारे के सारे न्यूक्लियाई आपके अलाइंड हो गए हैं। दैट मीन्स ये ग्राउंड स्टेट पे हैं, यानी मिनिमल में यानी कम एनर्जी लेवल पे रहना न्यूक्लियाई को पसंद है क्योंकि वो वहाँ पर स्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी आए जो कि एनर्जी प्रोवाइड करे, कितनी एनर्जी, द एनर्जी करस्पॉन्ड टू दिस डेल्टा ई, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करे, तो क्या हो सकता है कि ये जो आपका न्यूक्लियाई है, ये इसका स्पिन जो है ये ऊपर के लेवल में चला जाए। इसको हम कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ स्पिन, यानी ये साउथ नॉर्थ का जो है ये स्पिन फ्लिप होके ऐसा हो जाए, यानी नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो ये चूँकि जैसे आप नदी में तैरते हैं तो जो लहरों की तरफ, धारा की तरफ तैरना ज़्यादा आसान होता है करंट के साथ, ठीक है। लेकिन अगर वही आप नदी की करंट ये है और आप उसके उल्टे डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए कठिन होता है। उसके लिए आपको फोर्स चाहिए, कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो आप जो बोट चलाते हैं उसमें मोटर लगा है, तो ये जो ये एक्सटर्नल फोर्स आपको चाहिए, तब आप इसको क्रॉस करके ऐसे जा सकते हैं। अगर आपको इसी डायरेक्शन चलना था तो बड़ा आसान है, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पर स्पिन जो है, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो गया यहाँ पर स्पिन। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो ये जो स्पिन है ये स्पिन रिवर्स हो जाता है। इसको हम कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ स्पिन, ठीक है। ये रिवर्स हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। NMR इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेजोनेंस ये वो वाला रेजोनेंस नहीं है जो हम बेंजीन में पढ़ते हैं, ओके। ये रेजोनेंस है आपका फिजिक्स वाला रेजोनेंस। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो साउंड वेव्स जब एक जैसी फ्रीक्वेंसी की होती हैं तो उनमें एक हायर साउंड वेव बन जाती है। आपने पढ़ा होगा कि ये इस फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी जब मिलती है तो ये हायर साउंड वेव बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग, ठीक है, रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें जो ग्राफ मिलता है, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें एक रेजोनेंस ग्राफ मिलता है। इसीलिए हम इस टेक्निक को कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियस, द चेंज इन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ हुई। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे। कौन से मॉलिक्यूल देते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो कि NMR एक्टिव हैं, उनको जिनमें जो न्यूक्लियाई हैं उनका टोटल स्पिन जो है दैट मे बी इक्वल टू हाफ। पहला केस हो सकता है कि आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके हों इवन, ठीक है, न्यूट्रॉन हो इवन नंबर, प्रोटॉन भी हो इवन नंबर। उस केस में N+P भी आपका इवन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं वो यूजुअली NMR इनएक्टिव होंगे, यानी वो उनमें NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि पाई नहीं जाएगी, तो NMR से इनका डिटेक्शन होना मुश्किल है। जो स्पिन है ज़ीरो स्पिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हीलियम में हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास है 4। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, मतलब उसमें 2 न्यूट्रॉन हैं 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है, इवन नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो इसका जो टोटल, ठीक है, N+P तो 4 होता है, बट इसका जो टोटल स्पिन आता है स्पिन इज 0 और इसलिए ये NMR इनएक्टिव है, ठीक है। सेकेंड केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि N जो है वो ऑड हो, P भी ऑड हो, ठीक है, और चूंकि ऑड प्लस ऑड 1 + 3 4 इवन, ठीक है, तो ये N+P तो इवन होगा, लेकिन इसका जो ऑड इंटीग्रल स्पिन में आएगा, यानी 1 2 3 4 लाइक दैट इंटीग्रल नंबर में स्पिन आएगा,
ठीक है, ये भी NMR एक्टिव। N14 में जो आपका न्यूट्रॉन है वो 7 है, प्रोटॉन है वो 7 है, और N+P आपका आता है 14, और जो स्पिन इसका आता है ये आता है 1। ठीक है, तो ये भी इनएक्टिव है, NMR इनएक्टिव, मतलब इनसे भी हमें NMR नहीं मिलेंगे। तीसरी कैटेगरी है न्यूक्लियाई विथ ऑड मास। ऑड मास मतलब कोई भी एक ऑड हो एक इवन हो, या तो न्यूट्रॉन ऑड हो और प्रोटॉन जो है वो इवन हो, या न्यूट्रॉन इवन हो और प्रोटॉन ऑड हो। दोनों केसेस में जो सम आएगा, ठीक है, वो ऑड आएगा, यानी जो मास आएगा, मास नंबर N+P, वो ऑड आएगा। और इस केसेस में जो स्पिन आता है वो आता है हाफ। ठीक है, हाफ इंटीग्रल स्पिन आता है। हाफ इंटीग्रल मतलब हाफ के मल्टीपल्स में भी आ सकते हैं, 5/2, 3/2 लाइकवाइज। ठीक है, हाँ, तो ये जो होते हैं ये होते हैं NMR एक्टिव। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज HNMR। HNMR प्रोटॉन NMR हम यूजुअली स्टडी करते हैं, फिर आता है आपका कार्बन 13 NMR भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो HNMR में देखिए 1 क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में, प्रोटॉन की संख्या है 1। ठीक है, ऑड। N+P कितना आएगा, 1, और इसका जो स्पिन आएगा वो आएगा हाफ। ठीक है, तो इसलिए प्रोटॉन जो है या H जो है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो NMR एक्टिव होते हैं। इसका मतलब उसका स्पिन क्योंकि हाफ है, तो इसलिए जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जब वो मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कौन से आपके, और C13 का भी जो है, C13 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर ऑड और इवन वाला केस हो गया, तो यहाँ पर भी इसमें भी ये आता है हाफ स्पिन। ठीक है, ये भी NMR एक्टिव है। लाइकवाइज और बहुत सारे N15 हैं, P37, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं जो NMR एक्टिव हैं। पर बेसिकली हम, क्योंकि हाइड्रोजन बहुतायत में सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम प्रोटॉन NMR के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नाउ इतना प्रिंसिपल्स को जानने के बाद हम देखते हैं कि NMR ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो ग्राफ पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं स्केल्स। स्केल मतलब हम जो NMR मेज़र करते हैं वो किन स्केल में मेज़र करते हैं। ठीक है, एक होता है पहला आपका PPM, फिर डेल्टा स्केल एंड टाउ स्केल। ठीक है, ये सब स्केल हैं NMR के। डेल्टा स्केल में हम क्या करते हैं, दिस इज़ द रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ NMR। रिलेटिव का मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है, यानी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये 4 है कि 3 है कि 2 है, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वी टेक अ स्टैंडर्ड। ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस ले लेते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि उसके मुकाबले कहाँ पर है, कितना है। जैसे कि आप मोस्ट कॉमन एग्जांपल कि जैसे कि आपके पड़ोसी शर्मा जी का बेटा या बेटी जो है वो 90% ला रहे हैं या 95% ला रहे हैं, तो यूजुअली आपके पेरेंट्स जो हैं, अधिकांश पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, बोले देखिए वो 90% ले आए और तुम, तो ये क्या हुआ, ये रिलेटिव परसेंटेज हुआ। भले आप कितने ही परसेंट ले आए, लेकिन जब आपको हायर स्टैंडर्ड से एकदम कंपेयर किया जाता है तो फिर आपका जो परसेंटेज है वो लोअर डाउन हो जाता है। लाइकवाइज यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल साइलेंट। सिलिकॉन में हम 4 मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, टेट्रा मिथाइल साइलेंट। अब इस केस में क्या है, आपको एक रेगुलर स्पेक्ट्रा मिलता है, हाइड्रोजन भी आपके ज़्यादा हैं, तो आपको ये जो TMS का जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं 0, और फिर यहाँ पर हम उससे स्केल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरफ कहलाता है डाउन फील्ड। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रा इस तरफ आया तो ये कहलाता है डाउन फील्ड, और अगर इस तरफ आया तो ये कहलाता है अप फील्ड। ठीक है, ये हुआ बेसिक स्पेक्ट्रा के बारे में। अच्छा, डेल्टा स्केल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। डेल्टा स्केल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि डेल्टा स्केल इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर हम अपनी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी
इंटू 10⁶। अगर ये 10⁶ इंटू नहीं करेंगे तो ये ppm में वैल्यू आएगी, यही वैल्यू ppm में आएगी। अगर 10⁶ इंटू करेंगे तो ये जो इसकी है इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक रिलेटिव वैल्यू है, हम रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये जो आपका टाउ आता है 3.7, 5.4, तो ये इन दोनों को कंपेयर करने से आता है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी आई है आपके ग्राफ की, और जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है जिस पर हम ऑपरेट कर रहे हैं मशीन को अपनी, ठीक है। अब इसमें हमें देखिए दो चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया अभी कि मैग्नेटिक फील्ड है और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि आपको पहले सबसे पहले अपने न्यूक्लियाई को, जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हम सैंपल को रखते हैं एक स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो कि बहुत हायर होता है, और इसमें से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज का, करीब 100 मेगाहर्ट्ज़ या 600 मेगाहर्ट्ज़ का हम रेडिएशन पास करते हैं। दैट रेडिएशन इज़ एब्जॉर्ब बाय द सैंपल उसमें से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और फिर हमें डिटेक्टर में वो ग्राफ मिलता है, मतलब एब्जॉर्प्शन हमें पता चलता है कि कौन सा रेडिएशन कितना एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ दो चीज़ें हैं, हम उन दोनों में से किसी एक को स्वीप कर सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड स्वीप करें या फिर हम फ्रीक्वेंसी स्वीप करें। तो यूजुअली फ्रीक्वेंसी जनरेट करना मुश्किल है, तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम वेरी कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं और फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं। तब हमें जिस पॉइंट पे रेजोनेंस मिलता है उस फ्रीक्वेंसी को हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और उसका हम लेते हैं ग्राफ। तो अब इसके बाद हम टाउ स्केल बच गया। टाउ स्केल क्या है, सिंपल है, टाउ स्केल इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। जितनी भी वैल्यू डेल्टा स्केल की आती है उसको अगर हम 10 से माइनस कर दें तो हमारे को मिलता है टाउ स्केल, ठीक है। ये अब हम ग्राफ के ऊपर आते हैं। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड एनएमआर ग्राफ से क्या क्या पता चलता है, ठीक है। तीन चीज़ें हमें पता चलती हैं। पहली चीज़ है आपके इंटेंसिटी, दूसरी चीज़ है शील्डिंग डिशील्डिंग यानी केमिकल शिफ्ट, और तीसरी चीज़ है स्प्लिटिंग, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब कि अब यहाँ पर जो आपके पीक्स आ रहे हैं उसकी क्या इंटेंसिटी, अगर हम इसको लो रिजोल्यूशन पे लेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। क्यों आएगा ऐसा, देखिए यहाँ पर अगर हम इस मॉलिक्यूल को अच्छे से देखें, इसके स्ट्रक्चर को, तो ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ हम कोई भी न्यूक्लियाई है, कोई भी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, उसके एनएमआर स्पेक्ट्रा किस बात पर डिपेंड करेगी, उसके केमिकल सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है, उसके आसपास जो एलिमेंट हैं उससे। तो ये एक प्रकार का कितने ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हमें मिलते हैं यहाँ पर, मतलब एक जैसे हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक ये है और एक ये, ठीक है। तो ये पीक हमें मिलती है एक ही, हमें दिख रहा है ये वाला, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसलिए इस पीक की इंटेंसिटी यानी एरिया अंडर द पीक ये कितनी है, कम है, ठीक है। इसमें दो हाइड्रोजन है, देखिए रेशियो आपको दिख रहा है 1:2:3 के रेशियो में, तो ये बी की पीक है और ये सी की पीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहली पॉइंट यानी इंटेंसिटी यानी कितने, सबसे पहले नंबर ऑफ पीक हमें क्या बताएगा कि कितने सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, और द इंटेंसिटी यानी पीक के अंदर का एरिया हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि कितने हैं, मतलब हर सेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे इस सेट में एक है, इस सेट में दो है, ये रेशियो हमें बताएगा 1:2:3 के रेशियो में हमें ये ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग केमिकल शिफ्ट। अब ये ग्राफ एक ही जगह नहीं मिल रहा है, जबकि ये तो एक ही चीज़ का है, प्रोटॉन का ही है, ठीक है, तो इसको एक ही फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करना चाहिए, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि ये शिफ्ट हुआ है, अलग अलग जगह पर है, ठीक है। तो अब ये शिफ्टिंग की वजह क्या है, शिफ्टिंग की वजह होती है कि जो आपका न्यूक्लियाई है, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियाई के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो स्टैंड अलोन न्यूक्लियाई तो है नहीं, उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो भी तो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, लेकिन ये भी तो चार्ज पार्टिकल है, तो इसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे।
तो हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगा रहे हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपको दिया गया, कहीं से भेजा गया पैसा, ठीक है, जैसे बैंक में भी आप करते हैं, है ना, या ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको कहीं से भेजा गया पैसा, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, ठीक है। अब वो 100 रुपीज़ आपके घर में किसी के हाथ में पड़ा, उसमें से उसने अपना 20 रुपये निकाल लिया और आपको मिला 80 रुपीज़, ठीक है। तो कुल मिला के जो बेसिक वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चली थी, यानी जितना अमाउंट आपको मिलना था उतना मिला नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि बी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्टिव मतलब हमें कितनी मिली, ठीक है, तो वो है कि B0, यानी जो शुरू में आपको मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके जो बड़े वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, वो माइनस B सराउंडिंग, ठीक है। ये जो हैं इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड, ये जितनी भी हैं उसको इसमें से माइनस कर दें तो उतनी भी इफेक्टिव होते हैं। तो ये दिस इफेक्ट इज़ नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियाई जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से शील्डेड हैं, घिरे हुए हैं, तो इसलिए ये पूरी तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं कर पाते, इसलिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है उसको रेजोनेट करवाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द शील्डिंग इफेक्ट, ओके। नाउ इसी का अपोजिट होता है डी शील्डिंग इफेक्ट। डी शील्डिंग इफेक्ट कब होता है? जबकि इससे जुड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल OH, ठीक है। अब OH का आप जानते हैं OH, O इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेल्फ, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचती है। तो इस तरीके से क्या है, H में जो है, H के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी डी शील्डिंग हो गई, यानी वो इससे दूर चले गए थोड़े से, तो उसका इफेक्ट कम हो गया, ठीक है। तो जब डी शील्डिंग होती है तो ये डाउन फील्ड जाता है, क्या, सिग्नल, और शील्डिंग के समय ये अप फील्ड जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस ग्राफ के ये जो तीनों सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, व्हाई देयर पोजीशन आर डिफरेंट। यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है, O इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर ये जो H है वो हो गया डी शील्डेड, यानी इलेक्ट्रॉन्स उससे खींचे गए, तो उसका जो आपको स्पेक्ट्रा मिलता है वो डाउन फील्ड में मिलता है, ठीक है। देन यू हैव CH2 जिस पे थोड़ा सा असर है O का, पर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो वो यहाँ पर है, डाउन फील्ड है बट नॉट लाइक A, और ये है, इस पर बहुत ही कम असर है O का, तो इसलिए ये अप फील्ड में है, C सेट के जो न्यूक्लियाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ द थर्ड पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल, ठीक है। अब ये जो स्प्लिटिंग होता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, इनकी कपलिंग होती है तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि इसका एक रूल होता है N+1 रूल, ठीक है, यानी आपके पड़ोस में जितने भी प्रोटॉन हैं उसमें हम एक ऐड कर दें, तो जैसे ये इसके पड़ोस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ठीक है, तो अब इस 2 में 1 ऐड कर दें, तो ये जो सिग्नल है, अगर इसका फाइन स्ट्रक्चर हम हाई रेजोल्यूशन पे लें तो ये हमें ऐसा मिलता है, यानी ये 3 भाग में स्प्लिट हो जाता है। एरिया उतना ही रहेगा जितना अभी हमने पीक में एरिया देखा, उतना ही एरिया है, बट इट गेट द सिग्नल गेट स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। लाइकवाइज CH2, अब इसके नेबर, अल्टीमेट नेबर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो इसमें जो सिग्नल स्प्लिटिंग होगी वो 4 में होगी, ठीक है। CH3, इसके पड़ोस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो इसमें ये सिग्नल स्प्लिटिंग जो होगी वो 3 में होगी। देखिए एरिया में आप देख रहे हैं, एरिया में कोई चेंजेस नहीं है, ये फाइन स्ट्रक्चर है, जो हमने पहले स्ट्रक्चर देखा वो लो रेजोल्यूशन पे था, ये फाइन स्ट्रक्चर नहीं हाई रेजोल्यूशन पे है, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि ये जो सिग्नल है वो ऐसे पीक के फॉर्म में नहीं है, वो स्प्लिट हुए हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग को समझाने के लिए आप पास्कल्स ट्राइंगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पास्कल्स ट्राइंगल में क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पर है N=1, तो स्प्लिट हो गए कितने सिग्नल बनेंगे, 2, 1:1, ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी जो होगी वो 1:1 की होगी। N=2, स्प्लिट हो गए कितने सिग्नल बनेंगे, 3, तो ये होता है 1:1 + 1 2:1,
1:2:1 के रेशियो में बनेगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 3, अब उसमें इसको प्लस कर देते हैं इन दोनों को, तो ये होगा 1:3:2, फिर इन दोनों को 3:1। ठीक है, n इज इक्वल टू 4, उस केस में होगा ये 1:4:6:4:1। तो इस तरीके से ट्रायंगल आगे चलता जाएगा। इसे हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम ये पास्कल्स ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि NMR स्पेक्ट्रा जो है, NMR स्पेक्ट्रा कैन बी यूज टू डिटेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। उस कंपाउंड का डिटेक्शन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कितने कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कितने प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, कितने इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइड्रोजन हैं, ये सब, और शिफ्टिंग, इनके अलग अलग जो स्पेक्ट्रम है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग अलग एलिमेंट के लिए आपकी जो शिफ्टिंग है, डिशील्डिंग और शील्डिंग इफेक्ट है, वो अलग अलग है। तो इनके जो हमारे पास डाटा है अवेलेबल, जब हम एक सैम्पल का NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसको फिर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड डाटा से, और फिर हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे बायो ऑर्गेनिक यूज़ होता है ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रा। अगर आपको इसके कुछ और डिटेल में एप्लीकेशंस जानने हैं तो प्लीज़ मैसेज मी, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more videos like this. Thank you.